नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। चाकू से गोदकर युवक की हत्या, रेलवे पटरी पर शव मिलने के बाद कांटी इलाके में फैल गई सनसनी। पिकअप गाड़ी के साथ अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। गाड़ी चुराने के बाद मालिक से करता था सौदा, नहीं मानने पर गाड़ी को नेपाल में लगा देता था ठिकाना। और महिला समूह की सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय में मचाया हंगामा। वहीं नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांटी के रामपुर रेलवे गुमटी के पास शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर थानेदार सचिदानंद सिंह भी दल बल के साथ पहुंच गए। जांच पड़ताल के बाद मृतक की पहचान कांटी खुर्द रतनपुरा निवासी सरोज सिंह के 19 वर्षीय पुत्र करण सिंह पिंटू के रूप में हुई। चाकू से गोदने के बाद अपराधियों ने पिंटू का सिर कुचल दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली है कि रामपुर लक्ष्मी में रेलवे गुमटी से करीब 500 मीटर पूरब रेलवे लाइन पर हमारे ही गांव के कांटी खुर्द के सरोज कुमार सिंह पिता के नाम है और करण कुमार लड़का का नाम है। वो लड़का रात से गायब था, जिसके लिए परिवार लोग खोजबीन कर रहे थे। सुबह सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि उसका लाश रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है और ऐसी घटना यहाँ तीसरा चौथा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई छानबीन नहीं किया गया है। बहुत लापरवाही है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बराबर रहता है। इसकी जानकारी कांटी थाने को है, प्रशासन को है, इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी यहाँ पे हाँ, इससे पहले 5-6 घटना हो चुकी है। एक लड़की का भी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया था इसी स्थल पर, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा उसका कोई भी खोजबीन नहीं किया गया कि लड़की कहाँ का है नहीं है। और ये हमारे गांव का बहुत ही दर्दनाक जघन्य हत्या है। इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका छानबीन करके मुजरिम को पकड़े और ऐसा दूसरा घटना नहीं हो, इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना से महज थोड़ी दूर 12 दिन पहले चोरी हुई ऑटो को पुलिस ने बरामद कर लिया। ऑटो बरामद करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सकरा के सुजावलपुर निवासी आफ्ताब की ऑटो 12 दिन पहले नया टोला सब्जी मंडी के पास से चोरी हो गई थी। चोर ने आफ्ताब से फोन पर संपर्क कर 35,000 रुपए का डिमांड किया। पैसा देने पर ऑटो दे देने की बात कही। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया। चोर को पैसा देने के लिए बुलाया गया। इस दौरान सादे वर्दी में पुलिस ने नजर बनाए रखी। इस तरह कई बार चोर ने पुलिस को चकमा दिया। आखिर में गुरुवार की रात भगवानपुर में पैसा लेने पहुंचा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए समस्तीपुर के ताजपुर निवासी चंदन कुमार ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जिस गाड़ी का मालिक सौदा नहीं करता है, उसकी गाड़ी को नेपाल भेज दिया जाता है। और मैं किस्त पे गाड़ी लिए थे, समझे। सब्जी का मैं व्यापार करता हूँ। किस्त पे गाड़ी लिए थे, किस्त पे धीरे धीरे पैसा चुका रहे थे, समझे। यहाँ कठी पुल पे मैं सब्जी का व्यापार हूँ, दुकान है यहाँ। दुकान पे लेके आए थे सब्जी, गाड़ी लगा के रूम पे खाने आए। इस पे मेरा सब्जी पे पूरा सब्जी भी सब लोड था। जब तक खा के हम गए सब्जी उतारने के लिए देखने में मेरा गाड़ी नहीं था। गाड़ी लेके ये लोग लापता हो गया। पूरा उतना दिन से लापता हो गया गाड़ी पे। खोज छाछ किए, थाना में आए, रोज रोना करना किए, सर को परेशान किया। सर बोला ठीक है। ये 15 तारीख को शाम में है, 3:30 बजे के करीब में। उसके बाद से सर बोला ठीक है, हम छापामारी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं गाड़ी का, देखते जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। तो हम रोज़ थाना में आके पूछताछ कर रहे थे। सर बोला ठीक है,
सुराग कर रहे, घूम घाम कर रहे, पूरा पता कर रहे, घूम घाम कर रहे थे, नहीं मिला तो ये हमको कल शाम में फ़ोन किए जो तुम्हारा गाड़ी चोरी हुआ है। हम हाँ मेरा गाड़ी चोरा, ये इसने जो चोर है ना जो गाड़ी चुरा के ले गया वो हमको मोबाइल पे फ़ोन किए हैं जो तुम्हारा गाड़ी चोरी हो गया। तो हमने बोले ठीक हाँ जी, जो मेरा मोबाइल चोरी, मेरा गाड़ी चोरी हो गया। तो इसने पूछा जो आपका 35,000 रुपये लगेगा, गाड़ी मिल जाएगा। हमें ठीक है, पहले गाड़ी का फ़ोटो दिखाओ तो हम यकीन करेंगे। तो इसने व्हाट्सएप पे हमको गाड़ी का फ़ोटो दिखाया। हम बोले ठीक है, कितना पैसा लेना है? तो बोला 35,000। हम बोले 35,000 नहीं देंगे, 25,000 दीजिएगा। तो ठीक है 25,000 लेके आओ, तुम मारीपुर पुल के नीचे आओ, हम तुमको गाड़ी दे देंगे। हमने गया मारीपुर पुल के पास, तो इसने है जो आदमी को देख लिया। तो इसने फिर वहाँ से मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग गया। हाँ, हमको साथ में यहाँ से पुलिस वाला गया था, 5-6 आदमी गया था। हाँ 5-6 आदमी गया था, सिविल ड्रेस में 5-6 आदमी हमको साथ में गया था। फिर क्या हुआ गया, तो इसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस वाला को देख लिया, जानू इसका ग्रुप आदमी था चारों पर तरफ, तो इसको शौक हो गया। तो इसने भाग आया, वहाँ से भागा तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद फिर इसने हमको शाम में फ़ोन किया 4 बजे, जो मैं भगवानपुर में है, अगर गाड़ी लेना है तो आज ही गाड़ी मिल जाएगा, ना तो गाड़ी को हम लोग पता कर देंगे। हमें ठीक है, हम ले लेंगे गाड़ी। तो भगवानपुर हमको ही बुलाया। भगवानपुर में गए हम लोग 6 बजे शाम में गए, 6 बजे शाम में गए। तो इसने बोला आओ, तो गए। तो फिर वहाँ हम आदमी लेके गए। तो इसने बोला जो मंदिर के पीछे आओ, मंदिर के पीछे गए साइड में। तो इसने बोला जो सिमर का पेड़ है वहाँ पे तुम नुमाल लगते हैं, नुमाल के पास पैसा रख दो और तुम हट जाओ, तुमको रोड पे गाड़ी मिल जाएगा। हमने नहीं रखने, सर हमको मना कर दिया कि नहीं वैसे पैसा नहीं रखना है। तो हम नहीं रखे। फिर सर अपना CID लगा के आदमी चारों तरफ छेड़ के मोबाइल का लोकेशन देख के फिर इसने आदमी को पकड़ के फिर इसको पकड़ा। मोबाइल इसने पानी में बिक दिया। ये जो मोबाइल से बात कर रहा था वो मोबाइल पानी में बिक दिया इसने। जो चोर पकड़ाया उसको जानते थे आप? नहीं, हम नहीं जानते हैं चोर को। क्या लग रहा है आपको, कुछ जाने पहचाने इस तरह से? हाँ, हमको लगता है कोई जान पहचाने, हमको कठी पुल पे जानता है। हमको 1 साल पहले भी इसी गाड़ी में से पैसा, हम अंडी गोला में व्यापार करते हैं, तो अंडी गोला पे पैसा देने के लिए हम लेके आए थे। इसमें से 1.5 लाख रुपया 1 साल पहले भी चोरी हुआ था। ये हमको कमजोरी जानता है। ये खुश है ना आपका ऑटो मिल गया? हाँ जी, हम खुश है, हमारा गाड़ी मिल गया। गरीब आदमी है, बहुत तरफ रहे। हाँ, पुलिस की मदद से, पुलिस हमको मदद किया है बहुत, इतना इसका हम एहसान कभी नहीं बोलेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान बूथों के लिए मास्क और सैनिटाइजर किट बनाने वाले समूहों को अब तक भुगतान नहीं होने से आक्रोशित महिलाओं ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। नगर आयुक्त का घेराव करते हुए समूह की महिलाओं ने कहा कि पर्व त्योहार में भी पैसों का भुगतान नहीं किया गया। नगर आयुक्त के लिखित आश्वासन पर महिलाएं शांत हुई। 7 दिनों के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। हाँ, लिख के दे रहे हैं। चाहिए 4 लोग दे दीजिए ना, ये सब चले जाएंगे, बस दे दीजिए बस। फिर वही बात यहाँ हाँ, मेरा जेब में पैसा वो पैसा का बात नहीं। लिख के तो दीजिए ना। हाँ, लिख के दे दूँगा, लिख के दे एक दिन मेरी लड़की को थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में कॉलेज के कारण, तो बोले 1 घंटा आपको ड्यूटी पूरा करना होगा। नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे। तो हम लोग कहेंगे नहीं, पढ़ाई भी है, 7-7 रुपया भी कमाएंगे तभी तो कोई भी मेंटेनेंस करेंगे। हम लोग लालच में किए थे कि मेहनत करेंगे, मेहनत का पैसा लेंगे किसी से, लेकिन हम लोग को आज तक मेहनत का पैसा नहीं मिला। ये दूसरा महीना चल गया। वो तो बोल रहे हैं 13 तारीख को आप लोग के खाते में भेज दिया गया। नहीं, हम लोग का मोबाइल खाता सब सर को दिए हुए थे और उसी के कारण धर्मेंद्र सर का हमने नंबर भी लिए और नाम भी लिए। यहाँ पता करने के लिए आए। हम लोग इंसानियत के रास्ते से चले हैं, लेकिन जिस प्रकार सर हम लोग पानी पीने जाते थे तो कहते थे कि ज्यादा टाइम नहीं लगाइए, आप लोग को पूरा करना होगा पैकेट। 4 ग्रुप में 1600 पैकेट बनवाते थे। 16 से 2000। हम जो हमसे बोले उतना हम बोल रहे हैं, हम ज्यादा डिफेक्ट नहीं बोलेंगे। कितने दिनों से चक्कर लगा रही हैं? हम लोग कम से कम इस पैसा के लिए छठ के 2 दिन पहले भी आए थे। उसके बाद हम लोग वापस चले गए, क्या भाई तो छठ हो जाएगा, इलेक्शन हुआ, सब चीज हो गया, लेकिन हम लोग का कोई सावधानी नहीं। एनुअल हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने काम किया था और ऐसा जो राशि है वो खाते में भेज दी गई है। 13 तारीख को हमारे पास स्पष्ट जानकारी है, परंतु किसी कारणवश ऐसा हमको सूचित किया जा रहा है कि किसी के यहाँ भी किसी के खाते में हस्तांतरित नहीं होंगे। हाँ, तो उसी कारण में पूछने आए थे। अब हमको बैंक से संपर्क कर रहे हैं कि किस कारण से राशि नहीं भेजी। 1-2 का संभवतः त्रुटि हो सकती है, लेकिन इतनी मात्रा में अगर बंगलिंग हुई है, इतनी मात्रा में गड़बड़ हुई है तो निश्चय ही हम बैंक पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हम बैंक के साथ रख के इसको पूरी राशि का हस्तांतरण
हमको 13 तारीख को ही सूचना दे गिरी कि भेजी जा चुकी है। बैंक से अब RTGS करना है सभी के इंडिविजुअल खातों में। लेकिन ये लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लगातार जी। 2-3 दिन पहले भी आ चुके हैं। जी जी जी, तब हमने यही समझा कि ये पैसा आपके खाते में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे पास प्रमाण था कि खाता में बैंक को दे दिया गया है RTGS करने के लिए। इसके बाद भी किस कारण से जैसा होता है कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां थी, छठ दिवाली सब बहुत दिन कार्यालय बंद थे, और क्या कारण है तो हमें बैंक से ही पता चल पाएगा। कितने दिनों में सर राशि इन लोगों को मिल जाएगी? अभी क्या आश्वासन दिया गया? जी, हम लगे हुए हैं कि शीघ्र ही मेहनताना है। जो हमारी एनयूएल महिलाओं ने बहुत मेहनत की, लगातार दिन रात काम करके 12 जिलों की सामग्री पैक की, समय पहुंच गई, चुनाव निष्पादन हो गया। अब उनको शीघ्र से शीघ्र जल्दी उनका मेहनताना मिल जाए। कृषि से संबंधित पारित तीनों कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 2020 सहित कई नए कानून को वापस लेने के साथ धान के लिए क्रय केंद्र तत्काल चालू करने और यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति की तत्काल गारंटी देने की मांग करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा ने शुक्रवार को समाहरणालय में प्रदर्शन किया। सभा के नेताओं ने कहा कि सरकार किसान मजदूरों का दमन बंद करे। पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले, जिसका हमारा अखिल भारतीय किसान सभा हिस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि किसानों का दिल्ली मार्च हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो दिल्ली के नज़दीक के लोग हैं, वो आज किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस वहाँ रोकने की कोशिश कर रही है, टीयर गैस भी चल रहा है, लाठी भी चल रहा है, लेकिन उसका मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं। मांग ये है कि जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती पास कराए हैं, उसको वापस लिया जाए। उस कानून के कारण जो किसानों को लागत से जो उनको MSP मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो आगे बंद हो जाएगा। दूसरा, जो खेती है वो ठेका खेती के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कॉरपोरेट जो है वो किसानों से ज़मीन लेकर ठेका खेती करेगी, और जो पैदावार का जो मंडी में बिकती थी वो मंडी से बाहर बिकेगी। इसके अलावा जो जमाखोरी कानून जो सरकार ने पास किया है, पहले था जमाखोरी को ख़त्म करना, जमाखोरी होगी तो रेड होगा, जांच होगी। सरकार ने कानून पास किया कि जो खाने का सामान है और आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसका जितना स्टॉक रखना चाहे वो रख सकते हैं बिजनेसमैन लोग, और उनकी कोई रेड नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। जिसका नतीजा हुआ कि कानून पास होते ही चारों तरफ कीमतों में वृद्धि होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, प्राइस राइज होने लगा। जो किसान का पैदावार है उसको उचित कीमत नहीं मिलता, लेकिन जो खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनको महंगा मिलता है, और बीच में जमाखोरों को फ़ायदा होता है। ये सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार और पटना में नीतीश सरकार, ये जमाखोरों और कॉरपोरेट की पक्षधर सरकार है। एलिस कॉलेज के प्राचार्य OP राय ने कहा है कि पठन पाठन की स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कॉलेज प्रशासन प्रयासरत है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में प्राचार्य ने बताया कि जल्द ही कॉलेज कैंपस में सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर में 1 दर्जन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 10 नवंबर को कॉलेज कैंपस में छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद कॉलेज के एक हॉस्टल को प्रशासन ने बंद करा दिया था। प्राचार्य OP राय ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक शिक्षक एवं छात्रों को प्रशासन के निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यक्ष गजेंद्र कुमार और विजय कुमार मेरे साथ यहाँ किए थे, उसमें वो लोग कॉलेज में सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। सुरक्षा कैसे हो, कैसे CCTV कैमरा लगाया जाए, हर जगह गेट पर गार्ड रूम बनाया जाए, और कॉलेज के बारे में जो गलत भ्रामक न्यूज़ सोशल मीडिया में या पेपर के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो कहीं से निराधार है, उसका कोई तथ्य से मतलब नहीं है।
सारे बच्चे हमारे अपने हैं। कुछ इस ढंग की घटना घट गई कॉलेज में 10 तारीख को काउंटिंग के दिन, उसमें पूर्व छात्र की हत्या हो गई। उसके चलते हॉस्टल बंद कर दिया गया। पहले छात्र लोग हॉस्टल बंद को खुलवाने के लिए दबाव विश्वविद्यालय प्रशासन पे, तो छात्र तो अबोध हैं, कोमल मन है, उनको तो समझना होगा। उन्हीं के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है यहाँ प्रशासन के द्वारा। उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें रोटी सेकने वाले, राजनीति करने वाले, प्रिजुडिस जो दुर्भावना से ग्रसित लोग होंगे उनको यूज कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, उनसे हार्म उन्हीं का होगा। इसलिए बच्चे कॉलेज परिसर में अब क्या किया जाएगा सुरक्षा? कॉलेज परिसर में गार्ड रूम बनाया जाएगा। गार्ड की नियुक्ति विश्वविद्यालय के सहयोग से कराई जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और बच्चे लोगों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए हमेशा से लंगर सिंह कॉलेज तत्पर रहा। अभी भी सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन क्लासेज इस कोरोना पीरियड में भी चलाया गया, जिससे आप मीडिया वाले भली भांति अवगत हैं। परीक्षा होने वाली है, लेकिन कोरोना काल में कुछ अपना तरफ से नहीं किया जा सकता है। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ जाता है तो उसमें प्रशासन के हैंडओवर हो जाता है सब कुछ, तो वो उसमें सक्षम ही नहीं है कॉलेज प्रशासन। इसलिए जो होगा वो जिला प्रशासन और समन्वय समिति विश्वविद्यालय के सहयोग से ही होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 12 दिसंबर को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकार के सचिव राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सेटलमेंट सहित कई अन्य केस निपटाए जाएंगे। मेन तारीख तो 12 दिसंबर तय किया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है, जो 11 तक हम लोग सारा कुछ करेंगे। इसमें सेटलमेंट है, आपका कॉज लिस्ट बनाना है, लोगों को कॉल करना है, कंसेंट कॉलिंग है और इस तरह से मीटिंग है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। पब्लिक टेक्निकली उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उसको लेकर के क्या करना है? हाँ, पब्लिक अवेयर नहीं है, इसके लिए हम जो है हमको समाज जो टेक्निकल सपोर्ट दे रही है उससे हम लोग ले रहे हैं। उसके द्वारा एक कोर मैनेजर का प्रतिनियुक्ति किया गया है और साथ में ही उसके अंदर में 4 से 5 वो रहेंगे केस मैनेजर, जो उन व्यक्तियों तक पहुँचेंगे जो टेक्निकली बिल्कुल साउंड नहीं है और उसको मदद करेंगे। और खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। मुजफ्फरपुर के चर्चित और वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर एडवोकेट एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उन्हें बधाई दी। शुक्रवार को पूरे दिन सुधीर ओझा के चैम्बर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बहुत प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके मेंबर बने हैं और आज इस बार के पूर्व सेक्रेटरी और बार काउंसिल के सदस्य सचिता भाई, हमारे बार के जिला के महासचिव बड़े भाई प्रवीण जी, मंटू जी, सभी अधिवक्ताओं, हैराम मिश्रा, सभी लोग के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, बधाई दिया गया है। इसके लिए तहे दिल से सभी लोग को भी धन्यवाद और बधाई। और हम चाहेंगे कि कानून के तहत अब मुजफ्फरपुर से भी जो भी कार्य हो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे PIL का हो या कानून संबंधित कार्य हो, उसको संपादित किया जाएगा और सम्मान मुजफ्फरपुर का बढ़ाया जाएगा। हमारे सुधीर कुमार ओझा जो हमारे यहाँ अंकेक्षक भी हैं, अभी नए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल्ड हुए हैं, इसका मैं बधाई देता हूँ। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर से कुछ लोग वहाँ इनरोल्ड हैं, वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि सुधीर भाई मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का नाम दिन दुना रात चौगुना तरक्की की ओर ले जाएं। हमारे अनुज सुधीर कुमार ओझा जी जो जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के ऑडिटर भी हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता मिली है, ये वहाँ के सदस्य हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है। हम लोग पूरे एसोसिएशन की ओर से इनको सम्मानित कर रहे हैं और इनको बधाई दे रहे हैं। शुक्रवार को मोतीझील स्थित एक निजी होटल के सभागार में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का डीलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के मोबाइल डीलरों को कई जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी से साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई। मौके पर मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद समेत कई मोबाइल दुकानदार मौजूद रहे।
मोबाइल ट्रेड में पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आई है वो समस्या है ई कॉमर्स कंपनियां एफडीआई के पैसे का गलत इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, जो भी सरकारी नीति है, कानून है, उसको तोड़ मरोड़ करके सस्ते में प्रोडक्ट सेल कर रही है और सस्ते में सेल करके कस्टमर्स को पूरे के पूरे ऑनलाइन की तरफ ले जाना चाहती है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रांड्स इनको सपोर्ट करते हैं। और सरकार की जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए वो अथॉरिटी नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए कि ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर में, खास करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर में एक नकेल कसा जा सके। जो वो पैसे जलाने का काम कर रहे हैं उसको रोका जाए। और साथ साथ इस साल की दिवाली, पिछले जितने भी साल की हम दिवाली की बात करें, कोविड के कारण बाजार तो वैसे भी प्रभावित था, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने जो 10% का इंस्टेंट कैशबैक दिया, बैंक उनको इंस्टेंट कैशबैक प्रोवाइड कराती है। एक बैंक जब 0.25% किसी को डिबेट नहीं करता, जबकि आरबीआई अगर रिपो रेट अपना कम करे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। वहीं पर 10% इंस्टेंट कैशबैक देती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी वेबसाइट के ऊपर में। वो पैसे आते कहाँ से है, कौन इसके अंदर में शामिल है, इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जैसे 1992 में बहुत बड़ा शेयर मार्केट में घोटाला हुआ था, आप लोगों ने आजकल एक सीरीज देखी होगी, वैसा ही कोई बड़ा घोटाला है। सरकार अगर इसकी जांच करे कि बैंक्स 10% तक इंस्टेंट कैशबैक देने के लिए पैसे कहाँ से लाती है, तो बड़ा घोटाला इसमें पकड़ा जाएगा। हमारी डिमांड है सरकार से, एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए और दूसरा यहाँ पर इस बात की जांच की जाए कि जो 10% इंस्टेंट कैशबैक है वो कहाँ से आता है। हुआ ये है कि रिटेल में कस्टमर आना चाहते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको प्रोडक्ट खरीदना है। कई बार कंपनियां पहले एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाती थी। एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, जो कि 6 साल से काम कर रहा है, उनके प्रभाव से, उनके अनुरोध पर कंपनियों ने प्रोडक्ट तो देना शुरू कर दिया, लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनियां गलत तरीके से पैसे खर्च कर रही है, उस सोर्स की वजह से रिटेल में कस्टमर्स अब नहीं आते और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। तो ये साल बिजनेस 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा मोबाइल की दुकानें बंद हो गई हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अगर 40,000 दुकानें बंद हुई हैं तो कम से कम 2 लाख लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर बिहार गुरु और संस्कृति संगम की ओर से शुक्रवार को आमगोला के शुभानंदी परिषद में कवि गीतकार राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि स्मृति पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकार संजय पंकज, कथाकार रामेश्वर द्विवेदी, विजय शंकर मिश्रा, बिहार गुरु के अध्यक्ष अविनाश तिरंगा सहित तमाम लोगों ने राम इकबाल सिंह राकेश के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं का पाठ किया। भाषा और भाव संपन्न, वाक सिद्ध, शब्द के बड़े शिल्पी, उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्मृति पर्व आयोजित है। हम सब गौरवान्वित हैं अपने इस महान पूर्वज रचनाकार की कृतियों पर, उनके व्यक्तित्व पर। इस जनपद में होने के कारण इस जनपद को गौरवान्वित करने वाले राकेश जी के स्मरण पर्व के बहाने उनकी जयंती 14 जुलाई और पुण्यतिथि 27 नवंबर को निश्चित रूप से यहाँ के साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और शुभचिंतक और साथ ही साथ कविता साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों का बड़ा जमघट लगता है। लेकिन यह कोरोना काल है, कोरोना काल के नियमों का अनुपालन करते हुए हम लोग संक्षिप्त उपस्थिति के बीच लेकिन गहन गंभीर राकेश जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस आयोजन में जाने माने कई रचनाकार हैं, डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, श्यामल श्रीवास्तव जी, अविनाश तिरंगा जी, उनके जामाता ब्रजभूषण शर्मा जी, कवयित्री डॉक्टर कुमारी अनु, प्रमोद आजाद, चैतन्य चेतन, इन लोगों के बीच अर्थात एक साथ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ जब उपस्थित होती हैं
तो रचनाकार पर चर्चा करने का यही उद्देश्य होता है कि स्मृति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सुनते हुए नई पीढ़ी में साहित्य का और अपने पूर्वज श्रेष्ठ रचना। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।